हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बेसिकली करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है। इसमें हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि दुनिया भर में जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे हमारे देश में क्या यूज होता है फ्रेंड्स, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना है तो हम नेफ्ट या आरटीजीएस का सहारा लेते हैं, राइट। उसी तरीके से दुनिया भर के और देश कौन कौन से पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में पूरा पढ़ें। तो जैसे स्विफ्ट आपका यूज होता है, चिप्स, चैप्स, नेफ्ट, आरटीजीएस प्लस, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो स्विफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो स्विफ्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बहुत सारे बैंक हैं ग्लोबली, जो है बहुत सारे बैंक हैं दुनिया भर में, जब वो आपस में मैसेज के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो ये जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स, इसे ही हम स्विफ्ट कहते हैं। ओके, और या फिर हम कहें स्विफ्ट जो है एक बहुत बड़ा मैसेज नेटवर्क होता है, जिसकी सहायता से जो बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्विकली और एक्यूरेटली और सिक्योरली जो है मैसेज को एक दूसरे के साथ में, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को, जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे स्विफ्ट का यूज करके क्या होता है, जैसे मान लीजिए पीएनबी ने एक स्विफ्ट मैसेज बना दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये मैसेज मिलेगा कि ऐसा करिए कि आप हमारे इस क्लाइंट को 2 लाख डॉलर दे दीजिए। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक मैसेज बनाया और वो भेज दिया बैंक ऑफ अमेरिका को या बैंक ऑफ इंग्लैंड को कि 2 लाख डॉलर इनको पेमेंट कर दीजिए अपने क्लाइंट को, जिसका भी वो डेटा देते हैं। तो ये जो मैसेज के थ्रू ये जो कम्युनिकेशन हुआ फ्रेंड्स, यही आपका स्विफ्ट होता है। ओके, तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी, स्विफ्ट, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ध्यान रखेंगे। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ये कोई गवर्नमेंट ओन्ड संस्था नहीं है, गवर्नमेंट इसकी मालिक नहीं है, बल्कि इसके ओनर, जो इसके मेंबर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वही इसके जो है ओनर होते हैं। ओके, और उसके बाद में स्विफ्ट जो है वो सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन का एक मेथड है। ओके, और इसमें लगभग 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं, जो कि 200 देशों में लगभग फैले हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्विफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ ये डेटा याद रखें कि 1100 मेंबर हैं 200 कंट्रीज में, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होता है कि एक जगह से मैसेज यहाँ से पीएनबी से ओरिजिनेट होकर के बैंक ऑफ अमेरिका पहुँच गया, मान लीजिए। अब रास्ते में किसी ने अगर इस मैसेज को मॉडिफाई कर दिया, वो साइबर अटैक कर दिया इस पर, या फिर जो है हैक करके इसको मॉडिफाई कर दिया, क्लाइंट का नाम बदल दिया, तो इस बात को कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो मैसेज यहाँ से चला था पीएनबी से, वही मैसेज बैंक ऑफ अमेरिका में गया है। उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ से की एक्सचेंज की जाती है। एक की यहाँ जाएगी और एक की यहाँ आती है। बाईलेटरल की एक्सचेंज कहते हैं जिसे फ्रेंड्स, BKE क्या बोलते हैं इसे, बाईलेटरल की एक्सचेंज। ये जो की एक्सचेंज करके फिर ये मैच किया जाता है कि जो मैसेज आया है प्लस ये जो की है, दोनों मिल करके जो डेटा निकलता है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब मैसेज जो है मॉडिफाई कर दिया गया है, और अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकल आती है तो इसका मतलब मैसेज जो है ऑथेंटिक है। ओके, तो पहले के समय में जो पहले जो है जो ऑथेंटिकेशन, मैसेज को ऑथेंटिकेट करने का सिस्टम यूज करता था स्विफ्ट, वो यूज करता था BKE, बाईलेटरल की एक्सचेंज। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो BKE का फुल फॉर्म बाईलेटरल की एक्सचेंज होता है। स्विफ्ट कब अवेलेबल रहता है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हमेशा अवेलेबल रहता है। 2400 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। कभी इसमें छुट्टी नहीं होती, कभी ये बंद नहीं होता है। छुट्टी होती है लेकिन ये बंद खुद नहीं होता है। ओके, सिस्टम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अब पहले BKE हमने देखा, बाईलेटरल की एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। अब इन्होंने ये जो इसमें ये आपका की एक्सचेंज होती थी, उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए इन्होंने RMA का कॉन्सेप्ट यूज किया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन का यूज करके नए टाइप की जनरेट करने लगे हैं। किसकी सहायता से, RMA, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन की सहायता से। जो की है वो थोड़ा सा नए फॉर्मेट में जनरेट होती है, और अभी भी की एक्सचेंज की जाती है। पहले भी बायलेटरल की एक्सचेंज होती तभी भी होती है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया इन्होंने, और जो नया फॉर्मेट है वो जनरेट कैसे होता है, RMA की सहायता से, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो RMA का फुल फॉर्म पूछा सकता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। और पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा BKE, बाईलेटरल की एक्सचेंज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ओके, अब देखिए स्विफ्ट से हमने क्या समझा। स्विफ्ट से अगर हम
मतलब दुनिया भर के बैंक जो है एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, फाइनेंशियल मैसेज के जरिए। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विफ्ट का बेल्जियम में है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म हमने देखा, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी, स्विफ्ट का SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमने देखा। फिर हमने ये भी जाना कि सोसाइटी लिखा हुआ तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी नहीं है। पहले मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैसेज जेन्युइन है या नहीं ये जानने के लिए BKE का कॉन्सेप्ट यूज होता था। BKE का मतलब बाइलेटरल की एक्सचेंज होती थी। ओके, ये जानने के लिए मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। और स्विफ्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, साल के 365 दिन काम करता रहता है। अभी जो है इन्होंने मैसेज को ऑथेंटिकेट करने का नया कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसके लिए ये RMA का यूज करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, RMA का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे देश में फ्रेंड्स नेफ्ट RTGS यूज होती है, वैसे ही अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक तो आपका चिप्स यूज होता है CHIPS, और दूसरा फेड वायर यूज होता है, फेड वायर। ठीक है, फेड वायर जो है पूरे अमेरिका में यूज होता है, जबकि चिप्स आपका केवल न्यूयॉर्क में यूज होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो चिप्स है वो केवल न्यूयॉर्क में, अमेरिका में यूज होता है। यहाँ नेट का मतलब फ्रेंड्स वही होता है जो आपकी नेट सैलरी होती है और ग्रॉस सैलरी होती है। जैसे RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यहाँ ग्रॉस सेटलमेंट ना होकर के नेट सेटलमेंट होता है चिप्स में, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? CHIPS, राइट, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम तो वही है, क्लियरिंग हाउस हो गया, तो क्लियरिंग हाउस पेमेंट सिस्टम, और आई से इंटरबैंक याद रखिएगा। तो चिप्स का फुल फॉर्म हो गया आपका क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये न्यूयॉर्क में काम करता है केवल, और ये नेट पर काम करता है, ना कि मतलब नेट का मतलब हुआ नेट सैलरी वाले कॉन्सेप्ट से रखिएगा, इंटरनेट मत ले लीजिएगा। ओके, ग्रॉस पर काम नहीं करता है। ओके, उसके बाद में ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, और ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केवल न्यूयॉर्क शहर में काम करता है, फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, और US डॉलर की पेमेंट के सेटलमेंट के काम आता है। यानी जैसे हमारे देश में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने तो आप क्या करते हो? आप नेफ्ट करते हो। वैसे ही उस देश में क्या करते हैं? वो बोलेंगे कि हम चिप्स करते हैं। क्या बोलेंगे? कि हम क्या करेंगे? आपको एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने तो आप बोलोगे, अमेरिका में होगे तो आप बोलोगे चिप्स कर दो मुझे। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा करो मुझे नेफ्ट कर दो 2 लाख रुपए, तो हम यहाँ नेफ्ट करवा रहे हैं, वहां पर क्या करवाते हैं? वहां पर चिप्स करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चिप्स का फुल फॉर्म हमने देख लिया था, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ओके, और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो इसको न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने एस्टेब्लिश किया था, ताकि जो फिजिकल चेक होते हैं इनका मूवमेंट बंद हो जाए, इसीलिए न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने इसे एस्टेब्लिश किया था चिप्स को, और इसी वजह से ये सिर्फ न्यूयॉर्क में ही काम करता है, सिर्फ न्यूयॉर्क में ही काम करता है। और ये मेजरली इसका काम क्या होता है? वही फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज को सेटल करवाना और यूरो डॉलर की पेमेंट का सेटलमेंट करवाना होता है। अब जैसे हमारे देश में फ्रेंड्स नेफ्ट यूज होता है, तो नेफ्ट करने के लिए किसी के खाते में पैसे भेजने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको IFSC कोड होना चाहिए, दूसरा अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर चिप्स में किसी को पैसे भेजने हैं तो एक तो चिप्स पार्टिसिपेंट ID होनी चाहिए, चिप्स पार्टिसिपेंट ID होनी चाहिए, और अकाउंट नंबर की जगह पे UID होनी चाहिए। UID का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, तो IFSC कोड की जगह पे ध्यान दीजिए, अगर मैच करेंगे तो अच्छा रहेगा। IFSC कोड जैसे होता है वैसे वहाँ चिप्स पार्टिसिपेंट कोड होता है, और जैसे हमारे देश में अकाउंट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वैसे वहाँ पर UID नंबर को ही यूज कर लेते हैं। UID एक्चुअल में फ्रेंड्स अगर देखा जाए, जैसे हमारे देश में हर आदमी को एक आधार नंबर अलॉट होता है, वैसे ही अमेरिका में हर इंसान को UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ओके, तो उसी UID के नंबर से और चिप पार्टिसिपेंट कोड की सहायता से ये जिसके बेनिफिशियरी है, जिसके अकाउंट में पैसे जाने उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हम जो है IFSC कोड और जो है अकाउंट नंबर की सहायता से किसी भी कस्टमर के अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसमें पैसे डाल देते हैं। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए चिप्स पार्टिसिपेंट ID चाहिए, चिप्स पार्टिसिपेंट ID चाहिए और UID चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि केवल इंसानों को ही जो है UID असाइन होती है। अगर हमारे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने अमेरिका में जाकर के अपना जो है न्यूयॉर्क में अकाउंट खुलवा लिया है, नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाएगा। फ्रेंड्स आपको पता है ना, ये नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाएगा। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट जब खुलवा लेगा तो हमारे बैंक को भी एक जो है यूनिक ID असाइन कर दी जाती है। क्या असाइन कर दी जाएगी? UID असाइन कर दी जाएगी,
जैसे वहाँ पर इंसानों को पहचानने के लिए यूआईडी यूज करते हैं, वैसे ही बैंक को पहचानने के लिए भी यूआईडी असाइन कर दी जाती है। और यूआईडी असाइन करने से फ़ायदा क्या होता है, इससे स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग हो पाती है, एसटीपी हो जाती है, स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा ट्रांसफ़र हो जाए, पैसे यहाँ से चले और यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो उसे ही फ्रेंड्स हम स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जब आपके खाते से किस्तें कटती हैं, ईसीएस होता है या एनएसीएच होता है, राइट। जब आपके खाते से ऑटोमेटिकली हर महीने 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड के कट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन है, बताइए? नहीं, कोई ह्यूमन नहीं है, सारा काम प्रोसेस से हो रहा है। स्ट्रेट थ्रो प्रोसेस यही होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये जब भी कोई बैंक जो है यूएस बैंक के साथ में नॉस्टर अकाउंट बनाता है अपना, तो उसे एक स्पेसिफिक यूआईडी नंबर दे दिया जाता है, और इस यूआईडी का फ़ायदा होता है कि वो स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग का यूज करके पेमेंट को और रिसिप्ट को सेटल कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर ही ये ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर चिप्स का अगर हम एक बार फिर से देखना चाहें तो चिप्स का फुल फॉर्म होता है क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। ओके, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम होता है। ओके, ये न्यूयॉर्क शहर में काम करता है अमेरिका के, और ये इसमें ग्रॉस नहीं होता बल्कि नेट वैल्यू पर ये काम करता है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, हमने ये भी देख लिया। ओके, इसे इस्टेब्लिश किया था न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने, इसीलिए न्यूयॉर्क में काम करता है। उसके बाद में चिप्स जो है किस काम आता है, तो यूरो डॉलर सेटलमेंट में या फॉरेन एक्सचेंज के सेटलमेंट के काम आता है। जैसे हमारे देश में आईएफएससी कोड का कॉन्सेप्ट होता है और अकाउंट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से आईएफएससी कोड की जगह पे चिप पार्टिसिपेंट कोड होता है, और वहाँ पर अकाउंट नंबर की जगह पे यूआईडी नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब कोई बैंक अगर जो है नॉस्टर अकाउंट खुलवाता है यूएस में जाकर के न्यूयॉर्क शहर में, तो उसे भी एक यूआईडी नंबर असाइन कर दिया जाता है। उस यूआईडी नंबर का एसटीपी, उस यूआईडी नंबर की वजह से स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पेमेंट होने लगती है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने आपको बताया कि दो हैं, एक चिप्स होता है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और दूसरा फेडवायर होता है फ्रेंड्स। ओके, दूसरा क्या है, फेडवायर है। अब इसका नाम फेडवायर क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही वहाँ पर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है। तो फेडरल में से इन्होंने फेड लिया, और वायर ट्रांसफ़र आपको पता है जब इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होती है उसे वायर ट्रांसफ़र कहते हैं, तो इसीलिए ये फेडवायर नाम इन्होंने दे दिया है। फेडवायर पूरे अमेरिका में काम करता है, और ये ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर काम करता है। तो ये अनदर जो है यूएस पेमेंट सिस्टम है, डॉलर में इसकी डीलिंग होती है, 1918 से काम कर रहा है, और ये मेजॉरिटी डोमेस्टिक पेमेंट जो है इसी की सहायता से होती है, क्योंकि जो आपका चिप्स है फ्रेंड्स वो केवल न्यूयॉर्क शहर में ही ज़्यादा काम करता है, अमेरिका भर में पूरा जो है आपका फेडवायर काम करता है। ये भी ऑटोमेटेड है पूरी तरीके से इसमें भी, और ये ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर काम करता है। ओके, अब जैसे वहाँ पर चिप्स के लिए क्या चाहिए था, अगर आपको चिप्स ट्रांसफ़र करनी है तो उस केस में क्या करना चाहिए था, आपको एक जो है चिप्स आईडी चाहिए होती थी, पार्टिसिपेंट आईडी चाहिए, और प्लस जो है यूआईडी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको फेड रिजर्व की सहायता से पैसे भेजने हैं तो एबीए नंबर असाइन करते हैं। क्या नंबर असाइन करते हैं, ये हर एक को 9 डिजिट का एक एबीए नंबर हर एक बैंक को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यूएस बैंक मेंटेन अकाउंट, अगर कोई भी सारे यूएस बैंक जो है फेडरल रिजर्व बैंक जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसके साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं, और उन्हें ये जो है एबीए नंबर अलॉट करता है। कौन, फेडरल रिजर्व बैंक। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो उन्हें एबीए नंबर असाइन कर देता है, ताकि सेंडर और रिसीवर का पता लगाया जा सके या सेंडर रिसीवर फाइंड किया सके। अब चूंकि CHIPS क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जो है आपका फ्रेंड्स, वो क्या है, केवल न्यूयॉर्क में काम करता है, तो इसमें बहुत कम पार्टिसिपेंट हैं, जबकि जो आपका फेड रिजर्व है उसमें 9,000 पार्टिसिपेंट है, वो बड़े लेवल पर काम करता है। तो हमने चिप्स का फुल फॉर्म देखा, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में काम करता है। तो जिस तरीके से यूएस में चिप्स है, उसी तरीके से आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आपका चैप्स होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ चिप्स में क्लियरिंग हाउस, तो यहाँ भी क्लियरिंग हाउस, वहाँ पर इंटरबैंक है, यहाँ ऑटोमेटेड है। पेमेंट सिस्टम वहाँ भी है, पेमेंट सिस्टम यहाँ भी है। ओके, तो चिप्स और चैप्स का फुल फॉर्म याद रखने में ध्यान रखिएगा। चिप्स यूएस में काम करता है, और चैप्स जो है आपका लंदन में काम करता है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड होता है, इसमें वहाँ इंटरबैंक है, आई फॉर इंटरबैंक, चिप्स में आई फॉर इंटरबैंक और ए फॉर आपका ऑटोमेटेड होता है। ओके, तो ये लंदन में काम करता है, हमने ये भी जान लिया। चैप्स देखिए, चिप्स भी जो है नेट पर काम करता था, और जबकि जो है आपका फेडवायर ग्रॉस पर काम करता था।
चिप्स की तरह ही चैप्स एकदम चिप्स जैसा ही है, तो ये भी नेट पर ही काम करता है। तो चिप्स का फुल फॉर्म आप फिर से क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम होता है। ये ब्रिटिश इक्विवेलेंट होता है। देखो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ब्रिटिश इक्विवेलेंट है चिप्स का, और ये जो है पेमेंट लंदन में जो पेमेंट और रिसीट होती है उसको हैंडल करता है। ओके, और जो है ये नेट पेमेंट सिस्टम पर काम करता है। उसके बाद में चैप्स जो है यूनाइटेड किंगडम में जो ज़्यादातर पेमेंटें होती हैं वो चैप्स के थ्रू ही होती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वहाँ पर हमारे पास चिप्स और फेडवायर था अमेरिका में, लेकिन लंदन में ज़्यादातर जो पेमेंटें होती वो चैप्स के थ्रू ही होती हैं। ओके, उसके बाद में अब हमने देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने स्विफ्ट के बारे में देखा जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, राइट। इसमें क्या होता है, बैंक एक दूसरे के साथ में मैसेज भेज करके कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद में हम यूएस में देखा हमने कि वहाँ पर चिप्स होता है, राइट। और फिर हमने देखा वहाँ पर फेडवायर भी है। चिप्स आपका नेट पर काम करता है, फेडवायर आपका ग्रॉस पर काम करता है। चिप्स का फुल फॉर्म हमने देखा क्या होता है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक होता है और पेमेंट सिस्टम। और चैप्स का फुल फॉर्म जो लंदन में काम करता है क्लियरिंग हाउस अगेन है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक की जगह ऑटोमेटेड जो है पेमेंट सिस्टम हो गया। तो इतने मतलब हमने अब तक जो है स्विफ्ट देख लिया, यूएस में कौन से पेमेंट सिस्टम चलते हैं वो देख लिया, यूके में यानी लंदन में कौन सा पेमेंट सिस्टम चलता है वो देख लिया। अब हम जो है यूरोपियन कंट्री की तरफ जो है चलेंगे और वहाँ देखेंगे यूरोपियन कंट्री जो है जहाँ पर यूरो जिन देशों में चलता है वहाँ पर कैसे पेमेंट होती है, किस कॉन्सेप्ट से होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये टारगेट यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम आरटीजीएस यूज करते हैं, लंदन में आपका चैप्स यूज होता है CHAPS। उसी तरीके से यूरो जोन में जहाँ पर यूरो चलता है वहाँ टारगेट यूज होता है। ये ग्रॉस पर ही काम करता है, ध्यान रखिएगा, ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पर काम करता है। तो टारगेट का फुल फॉर्म जो है थोड़ा सा बड़ा है, TARGET। तो देखते हैं, ट्रांस यूरोपियन हो गया, T फॉर ट्रांस यूरोपियन, A फॉर ऑटोमेटेड, R फॉर रियल टाइम ग्रॉस, R फॉर रियल टाइम, G फॉर ग्रॉस सेटलमेंट, और E फॉर एक्सप्रेस होता है ना, और T फॉर ट्रांसफ़र होता है। तो टारगेट का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ये यूरो करेंसी में काम करता है, ग्रॉस लेवल पर काम करता है। ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफ़र सिस्टम होता है टारगेट का फुल फॉर्म। और ये यूरो पेमेंट सिस्टम में मैंने आपको बताया, और पहले टारगेट आया था, अभी इन्होंने इसको अपडेट करके टारगेट 2 ला दिया है। अभी टारगेट 2 यूज होता है। अब अगर यूरो सिस्टम में रहोगे या यूरो जोन में आप है जहाँ पर यूरो में पेमेंट होती है, तो वहाँ पर अगर आपको जो है पेमेंट करनी है यूरो की, तो आपको टारगेट 2 का यूज करना कंपलसरी है। ओके, अब यूरो जोन में कौन कौन आता है, तो यूरो जोन में या यूरो सिस्टम में जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक आता है, ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक आता है, प्लस 19 जो इनके और मेंबर देश हैं उनके भी जो नेशनल सेंट्रल बैंक हैं वो भी यूरो जोन में आते हैं। तो ये सभी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और प्लस 19 जो देश हैं इनके मेंबर देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक हैं वो सभी जो है टारगेट 2 का यूज करते हैं। ओके, तो टारगेट कई बार क्वेश्चन पर फ्रेंड्स ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो टारगेट है ये कौन सी करेंसी में सेटलमेंट करता है, तो ध्यान रखिएगा यूरो में सेटलमेंट करता है। अगर चैप्स पूछा जाए चैप्स किस में सेटलमेंट करता है, तो फ्रेंड्स देखिए चैप्स आपका कहाँ पर यूज होता है, लंदन में यूज होता है। ओके, चिप्स कहाँ पर यूज होता है, चिप्स आपका US में यूज होता है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए इस यहाँ पर इन्होंने क्या नाम है, और भी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं। मतलब कहने का कि यूरो जोन में सिर्फ टारगेट ही नहीं यूज होता है। जैसे हमने देखा था US में 2 ऑप्शन थे, या तो आप चिप्स कर लो और या तो फिर आप जो है फेड वायर कर लो। लेकिन यूके में हमने देखा था क्या, यूके में सिर्फ जो है चैप्स कर सकते थे। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में भी आप टारगेट यूज कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने RTGS प्लस भी बनाया हुआ है, RTGS प्लस और EBA भी बनाया हुआ है, ये 2 और हैं। ओके, तो अब हम RTGS प्लस और EBA के बारे में पढ़ेंगे। RTGS प्लस और EBA का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूरो बैंकिंग एसोसिएशन। ओके, यूरो बैंकिंग एसोसिएशन। तो RTGS प्लस जो है ये भी यूरो क्लियरिंग सिस्टम है। मतलब कहने का यूरो करेंसी में डील करते हैं, ग्रॉस लेवल पर ही डील करते हैं। तो यूरो के हमने जो 2 सिस्टम देखे सारे वो ग्रॉस लेवल पर ही है करते, नेट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ओके, तो RTGS प्लस जो है जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है। ध्यान रखेंगे कि ये कैसा है, जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है और ये यूरोपियन ओरिएंटेड जो है ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम है। इसमें कुल मिलाकर के RTGS प्लस में 90 पार्टिसिपेंट हैं। RTGS हमारे देश में चलता है, जबकि RTGS प्लस ध्यान रखिएगा जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है। ओके, उसके बाद में दूसरा जो ये यूज करते हैं मेथड वो है EBA करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, EBA करते हैं, यूरो बैंकिंग एसोसिएशन। और EBA में भी ये 3 सिस्टम यूज
यूज करते हैं। जैसे हमारे देश में सिर्फ हम नेफ्ट और आरटीजीएस या आईएमपीएस करते हैं, राइट, उसी तरीके से ये यूरो वन स्टेप टू यूज करते हैं। अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी है तो आप यूरो वन सिस्टम यूज करोगे। जैसे हमारे देश में मान लीजिए आपको जो है 10,000 रुपये भेजने हैं तो आप नेफ्ट करोगे। अगर आपको मान लीजिए 5 लाख भेजने हैं तो आप आरटीजीएस करोगे। तो उसी तरीके से जो बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी है तो आरटीजीएस करते हैं, तो उसी तरीके से बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी है तो आप यूरो वन यूज करेंगे। अगर रिटेल पेमेंट करनी है, छोटी मोटी पेमेंट करनी है तो आप सीधे सीधे स्टेप वन का यूज कर लेंगे। और जो क्लियरिंग वाला काम होता है ऑटोमेटेड, देखिए जो ऑटोमेटेड आपका पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का जो काम है PEACH यानी पैन यूरोपियन ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस का जो काम होता है वो स्टेप टू के थ्रू होता है। ये सिस्टम है वहाँ पे फ्रेंड्स। जैसे हमारे यहाँ आईएमपीएस कह देते हैं, नेफ्ट कह देते हैं, आरटीजीएस कहते हैं, वैसे यहाँ पर वहाँ पर ये आरटीजीएस कह रहे हैं वो स्टेप टू कहते हैं। अगर आपको क्लियरिंग करनी है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग करवानी है तो स्टेप टू यूज करिए। अगर आपको छोटी मोटी पेमेंट करनी है तो स्टेप वन यूज कर लीजिए। अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी तो आप यूरो वन का यूज करते हैं। ओके, अब स्टेप टू की खासियत ये होती है कि ये जो मेंबर बैंक होते हैं उनको जो है स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग STP का मौका देता है। स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें पेमेंट हो जाए, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाए और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसे स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक देखा, क्या हमने देख लिया। अगर एक बार फिर से देखना चाहें तो पहले हमने स्विफ्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने चिप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है फेडवायर के बारे में पढ़ा। स्विफ्ट पूरी दुनिया में काम करता है, इसका बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। चिप्स और फेडवायर आपका US में काम करता है। चिप्स आपका न्यूयॉर्क में काम करता है, जबकि फेडवायर पूरे अमेरिका में काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि चिप्स की ही तर्ज पर चैप्स बनाया हुआ है इन्होंने, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। ये चैप्स बनाया हुआ है, ये लंदन में काम करता है या UK में काम करता है, और UK में सिर्फ एक ही है, चैप्स ही है। उसके बाद में हम यूरो जोन में गए और यूरो जोन में हमने देखा कि इस समय टारगेट 2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? टारगेट 2 यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा ये EBA यूरोपियन बैंकिंग एसोसिएशन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? यूरोपियन बैंकिंग एसोसिएशन का यूज कर रहे हैं। और आरटीजीएस का यूज कर रहे हैं। किसका? आरटीजीएस प्लस का, सॉरी आरटीजीएस प्लस का। आरटीजीएस हमारे ही देश में यूज होता है। आरटीजीएस प्लस आपका जर्मन बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। आरटीजीएस प्लस जर्मनी में यूज होता है, कह सकते हैं। EBA का फुल फॉर्म होता है यूरो बैंकिंग एसोसिएशन होता है। और यूरो बैंकिंग एसोसिएशन में 3 सिस्टम यूज होते हैं। एक आपका स्टेप 1 हो गया, एक आपका स्टेप 2 हो गया, और एक आपका यूरो 1 हो गया। अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट की पेमेंट करनी है तो आप यूरो 1 यूज कर लीजिए। अगर आपको 150 यूरो की पेमेंट करनी तो स्टेप 1 यूज कर लीजिए। और अगर आपको अपने सिस्टम में अपने खाते से कोई ऑटोमेटिक क्लियरिंग करवानी है, हर महीने आपके खाते से 2 यूरो कट जाए, 2000 यूरो कट जाए, डिडक्ट हो जाए, डेबिट हो जाए, वो करवाना है तो आप स्टेप 2 का यूज करते हैं। और स्टेप 2 को जो है फुल फॉर्म में पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद में हमने स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग STP का फुल फॉर्म भी देखा। स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग होता है जिसमें किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पेमेंट हो जाती है। ओके, अब हम आएंगे अपने देश में फ्रेंड्स, नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेफ्ट जो है, आरटीजीएस हमारे देश का मेन बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है। उसने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का सिस्टम लाया हुआ है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक में फंड का ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस का यूज करते। अब सवाल यह है कि आरटीजीएस मैनेज कौन करता है? तो इसे मैनेज करता है IDBRT हैदराबाद में हेडक्वार्टर है IDBRT का। और IDBRT का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आपका इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। IDBRT का RBT का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च करनी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट और रिसर्च करनी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में। IDRBT हैदराबाद यही हैंडल करता है किसको? आरटीजीएस को। तो आरटीजीएस को IDBRT क्या करता है? एक सेंट्रल सर्वर होता है, उससे सभी बैंकों को ये जोड़ देता है आरटीजीएस करने के लिए। और इसमें अकाउंट को, मतलब सभी बैंक क्या करते हैं, अपने पास एक पूल अकाउंट रखते हैं। सारा पैसा उसी से आता और उसी अकाउंट से जाता है। ओके, उसी पूल अकाउंट के थ्रू ही सेटलमेंट होती है। तो आरटीजीएस अगर हम जानें तो हमारे देश में आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एक बैंक या एक कस्टमर एक अकाउंट से दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए इसे यूज करते हैं। आरटीजीएस हैंडल करता है IDBRT हैदराबाद। IDRBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च
इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। आरटीजीएस में एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसे सभी बैंक, आरबीआई सभी जो है मतलब उसको जोड़ देता है, सभी बैंक को जोड़ देता है, और सभी बैंक अपने पास एक पूल अकाउंट रखते हैं जिससे पैसे आते और जाते हैं। ओके, अब कुछ गाइडलाइन आरटीजीएस की देख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए अगर आपको जो है आरटीजीएस करनी है, तो मिनिमम 2 लाख रुपए अगर आपको भेजने हैं तभी आप आरटीजीएस करिए। अगर आपको मान लीजिए 1 लाख भेजना है तो आरटीजीएस ना करके आप नेफ्ट करिएगा। ओके, उसके बाद में मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम कितना भी अमाउंट भेजा सकता है। अब इसमें 2 तरीके के टाइम है। कस्टमर ने अगर ट्रांजेक्शन करनी है मान लीजिए नेट बैंकिंग वगैरह से, तो सुबह 7 से लेकर के शाम के 6 बजे तक 11 घंटे कर सकता है। सुबह 7 से लेकर के शाम के 6 बजे तक कस्टमर कर सकता है, और उसी जगह पर अगर बैंक को करना है तो सुबह 7 से लेकर के शाम के 7:45 तक आरटीजीएस किया जा सकता है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे फेज होते हैं, बहुत सारे फेज होते हैं आरटीजीएस में। तो ओपन फेज सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, चाहे कस्टमर के लिए हो और चाहे बैंक के लिए हो, सुबह 7 बजे ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद में सुबह 7 बजे ओपन फेज हो जाता है, फिर शाम को 6 बजे इनिशियल कट ऑफ लगता है। जब कस्टमर आता है, कस्टमर की फाइनल होता है तो इनिशियल कट ऑफ लगता है। शाम को 7:45 पे फाइनल कट ऑफ लग जाता है कि अब कोई पेमेंट नहीं हो सकती है, और 7:45 से लेकर के 15 मिनट तक यानी 8 बजे तक रिवर्सल का काम होता है। तो वही लिखा हुआ है, ओपन फेज सुबह 7 बजे, इनिशियल कट ऑफ टाइम सुबह शाम के 6 बजे है जब कस्टमर भेजना बंद कर सकता है। फाइनल कट ऑफ तब होता है जब सारे बैंक भेजना बंद कर देंगे शाम को 7:45 तक, और 7:45 से लेकर 15 मिनट तक आधे घंटे मतलब 8 बजे तक रिवर्सल का टाइम होता है। जो भी इधर उधर पेमेंट फंसी हैं वो वापस आ जाती हैं। अब अगर जो है किसी कस्टमर के खाते में पैसे डालने तो वो 30 मिनट के अंदर में, जिस बैंक को पैसे रिसीव हो उसे 30 मिनट के अंदर में उस कस्टमर के खाते में क्रेडिट करना होता है, अदरवाइज पेनाल्टी पड़ जाती है। ओके, तो हमने आरटीजीएस के बारे में गाइडलाइंस भी पढ़ ली फ्रेंड्स। मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कस्टमर की ट्रांजैक्शन का टाइम मैंने बताया सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर बैंक ने करना है तो सुबह 7 से लेकर के शाम के 7:45 तक, यानी ब्रांच से अगर होना है तो सुबह 7 बजे से शाम के 7:45 तक हो सकता है। इसमें बहुत सारे फेज होते हैं। ओपनिंग जो है सुबह 7 बजे होती है, इनिशियल कट ऑफ शाम के 6 बजे लगता है, फाइनल कट ऑफ 7:45 पर लगता है, और बाकी 15 मिनट के लिए जो है रिवर्सल का काम होता है, और 30 मिनट के अंदर अंदर खाते में पैसे डाल देने होते हैं, अदरवाइज पेनाल्टी पड़ जाती है। नेफ्ट का ये भी हमारे यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है, और इस ये बैच प्रोसेसिंग मेथड से काम करता है। किस में काम करता है फ्रेंड्स? इसमें बैचेज में काम होता है, और ये स्मॉल अमाउंट की रेमिटेंस करनी होती है। जब स्मॉल अमाउंट की मतलब 10,000, 12,000, 4,000, 6,000 एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना है, तो उस केस में हम नेफ्ट का यूज करते हैं। और इसके लिए भी पूल अकाउंट का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। हर बैंक अपना पूल अकाउंट बनाता है, आरबीआई से पैसे उसी पूल अकाउंट में आते हैं और उसी पूल अकाउंट से जाते हैं। ओके, अब नई लेटेस्ट गाइडलाइन नेफ्ट से रिलेटेड कुछ आई हैं फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 2019 से लागू हैं ये। तो इसमें क्या हुआ, पहले जो है नेफ्ट जो है हमेशा 24 घंटे नहीं अवेलेबल होती थी, लेकिन अब जो है नेफ्ट आपकी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन अवेलेबल रहती है। ओके, ये कब से हुआ है? 16 दिसंबर 2019 से हुआ है। मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। सेटलमेंट जो होता है फ्रेंड्स उसमें बैचेज में होता है, हर एक बैच में सेटलमेंट होता है। और बैच कितनी देर में चलते हैं? हर आधे घंटे बाद, हर 30 मिनट बाद एक बैच चलता है। ओके, और पहला बैच कब शुरू होता है? तो रात के 12:30 बजे। रात के कितने बजे? 12:30 बजे पहला बैच होता है, और रात के 11:30 बजे आखिरी बैच होता है। ध्यान दीजिए, रात के 12:30 बजे पहला बैच शुरू होगा और अगली रात के 11:30 बजे आखिरी बैच चलता है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे आधे आधे घंटे के 48 बैचेज टोटल होते हैं। और वहाँ पर देखिए आरटीजीएस में 30 मिनट में पैसे कस्टमर के अकाउंट में डालने होते हैं। यहाँ पर 2 घंटे का टाइम होता है कि 2 घंटे में जिस बैच में सेटलमेंट हुआ, मान लीजिए सुबह 7 बजे वाले बैच में ही सेटलमेंट हुआ है, तो 2 घंटे का मतलब 9 बजे तक उस कस्टमर के खाते में पैसे डाल देने होते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ जाती है। तो हमने ये देख लिया नेफ्ट में क्या होता है फ्रेंड्स। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, स्मॉल रेमिटेंस के काम आता है, पूल अकाउंट का यूज करते हैं। और फिर हमने नेफ्ट में जो नई लेटेस्ट गाइडलाइन है 16 दिसंबर 2019 से, एक तो ये 24 घंटे अवेलेबल हो गया है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जबकि आरटीजीएस में मिनिमम की लिमिट थी, मिनिमम 2 लाख रुपए आपको भेजने ही होते थे, लेकिन नेफ्ट में कोई मिनिमम लिमिट कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसमें बैचेज में सेटलमेंट हुआ है। वहाँ आरटीजीएस था फ्रेंड, देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में तुरंत ही पैसे पहुँचते हैं, लेकिन नेफ्ट में ऐसा नहीं
नहीं होता। नेफ्ट में हर आधे घंटे बाद, मान लीजिए सुबह 7 बजे एक बैच चला और आपने 7:20 पर कोई पेमेंट की, तो अब वो 7:30 बजे वाले बैच में जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि तुरंत ही पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आप आरटीजीएस करते हो 7:20 पर, तो वो 7:20 पर ही वहाँ पहुँचनी होती है। ओके, उसके बाद में ये बैचेज में सेटलमेंट होता है। हर आधे घंटे पर, हर 30 मिनट पर एक बैच रन करता है। पहला बैच जो है रात के 12:30 बजे स्टार्ट होता है। रात के 12:30 बजे यानी दिन की शुरुआत हुई, तुरंत ही 12:30 बजे पहला बैच चल गया और अगले दिन अगली रात के 11:30 बजे आखिरी बैच चलता है। 23:30 इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए 11:30 बजे ख़त्म होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 48 बैच होते हैं फ्रेंड्स, और 2 घंटे के अंदर में पूरा सेटलमेंट हो जाना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे जो भी काम के फुल फॉर्म थे फ्रेंड्स, स्विफ्ट जैसे हो गया, चिप्स हो गया, चैप्स हो गया, आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, ईबीए हो गया, टारगेट हो गया, इन सबको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया फ्रेंड्स। तो आई होप कि अब आपको ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से देश में कौन कौन से वो यूज होते हैं, पेमेंट सिस्टम यूज होते हैं। जैसे स्विफ्ट पूरी दुनिया में यूज होता है, चिप्स आपका न्यूयॉर्क में केवल यूज होता है, चैप्स आपका लंदन में यूज होता है, आरटीजीएस हमारे देश में, नेफ्ट हमारे देश में यूज होता है, टारगेट जो यूरोपियन कंट्रियां हैं उनमें यूज होता है, ईबीए भी जो है यूरो बैंकिंग एसोसिएशन, ये भी जो है आपका जिसमें यूरो 1 आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 वो हमने पढ़ा था, वो सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में मैं ये लेक्चर खत्म करूँगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें हमने एक नए फॉर्मेट को यूज किया है फ्रेंड्स। आप बताइएगा कि पिछला वाला फॉर्मेट आपको अच्छा लगा, ये नया वाला फॉर्मेट अच्छा लगा है। अगर ये वाला फॉर्मेट आपको अच्छा लगेगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ओल्ड वाला ही यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करिए।